अब हमें क्या करना है कि दो तरीका हम लोग डिस्कस किए हैं। एक तो तरीका डिस्कस किए हैं कि फास्टेस्ट वे में आंसर ढूंढना है, तो हमें मीनिंग ज्यादा समझने का जरूरत नहीं है, लास्ट वर्ड देखना है ना। साथियों, क्या आप भी एसएससी सीजीएल 2026 के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और इंग्लिश पेपर का डर आपको सता रहा है? तो डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। मैं आपके लिए शानदार समाधान लेकर आ रहा हूं इंग्लिश फाउंडेशन टू सिलेक्शन बैच के माध्यम से, जिसमें 2 घंटे का हाई इंपैक्ट क्लास होगा। और खास बात यह है कि ये 2 वे कम्युनिकेशन होगा, अर्थात बिल्कुल फिजिकल क्लास वाली फीलिंग आपको आएगी। और मेथोडिकल फ्रेमवर्क आपका बेहतरीन रहे पहला क्लास से ही, इसके लिए क्लास को 3 पिलर फॉर्मूला पे बनाया गया है, अर्थात हर क्लास को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन 1 आवर का है, जिसमें इंग्लिश ग्रामर प्लस प्रैक्टिस। दूसरा सेक्शन हाफ एन आवर का है, जिसमें वोकेबलरी प्लस प्रैक्टिस। और तीसरा सेक्शन हाफ एन आवर का है, जिसमें रीडिंग। यानी कि एग्जाम के जरूरतों के हिसाब से सटीक तैयारी, बिल्कुल मेथोडिकल फ्रेमवर्क से एकदम हाई इंपैक्ट क्लासेस। और ये बैच शुरू हो रहा है 7 अप्रैल 2026 से। टाइमिंग है 8 to 10 PM। खास बात एक और है, इस कोर्स के लिए आपको डाउन पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, आप मंथली पेमेंट मोड पे आ सकते हैं। इससे क्लास का मोमेंटम और क्वालिटी दोनों बना रहेगा। तो आप श्याम शर्मा लर्निंग ऐप डाउनलोड करें या www.shyamsharmaclasses.in से भी आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। विशेष इंक्वायरी के लिए 9599614791 पे कॉल कर सकते हैं। और जो ऐप और वेबसाइट का लिंक है वो कमेंट बॉक्स में दिया जा रहा है। अब ये वाला S1 जो है अपने स्थान पे सही है और S6 जो है अपने स्थान पे सही है ना। ये S1 और S6 ये दोनों अपने जगह पे सही है। तो हमें इसका लास्ट वर्ड देखना है, देयर इज समथिंग, है ना। अब देयर इज समथिंग है लिखा हुआ, तो देयर इज समथिंग के बाद क्या होना चाहिए? देयर इज समथिंग, वहां पे कुछ है, कुछ है, कहां पे कुछ है या क्या है, यही सवाल बन सकता है ना। कहां है कुछ या क्या है? समथिंग क्या है? चाहे तो इसको डिस्क्राइब करेगा, क्या है तो डिस्क्राइब करेगा, यहाँ पे कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगा के, दैट वगैरह लगा के। और कहां है तो फिर यहाँ एडवर्ब और प्लेस आएगा कोई। तो ऐसे सवाल पूछना है। बिसाइड्स, इसके अलावा कुछ है, क्या है या कहां है, यही तो बनेगा ना। हाँ, तो पूछिए कहां है, पूछिए। तो ये वाला जवाब नहीं देगा। द होलनेस ऑफ अ थिंग, ये भी जवाब नहीं देगा। इन द आउटलुक, तो ये प्रीपोजिशन से शुरू हुआ है, ये लोकेशन बताता है। आउटलुक मतलब दृष्टिकोण। इसके अलावा कुछ है दृष्टिकोण में, किसके? इंग्लिशमैन के, ठीक है ना। अच्छा, ये वाला भी हो सकता था, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू हो रहा है, लेकिन समथिंग, समवन ये सब रहेगा ना, तो आगे जो एडजेक्टिव क्लॉज बनता है वो दैट से शुरू होता है, विच से नहीं होता है। और यहाँ एक चीज और नया वर्ड हमें मिला कि इसके बाद अगर इसको रखेंगे तो ये हिम जो है ना, ये मैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो पर्सन है ना और ये प्रोनाउन है। तो अगर हिम की चर्चा हुआ है, यानी कि कोई व्यक्ति के बारे में चर्चा हुआ है इसके पहले, तो इसके पहले में व्यक्ति के बारे में चर्चा यहाँ हो रहा है ना, इंग्लिशमैन। इंग्लिशमैन यानी कि बिसाइड्स मतलब इसके अलावा कुछ है, दृष्टिकोण में, इंग्लिशमैन के दृष्टिकोण में कुछ है जो उसको महसूस कराता है। तो ये इंग्लिशमैन पहले क्या आएगा? नाउन आएगा, उसके बाद आएगा प्रोनाउन, है ना। तो पहले यहाँ नाउन आया, फिर यहाँ प्रोनाउन आया। तो सी के बाद ए हो रहा है, क्या हो रहा है? सी के बाद ए। तो अभी हमें क्या करना है ना कि सी और ए ढूंढना है। तो सी और ए कहाँ पे है? दो जगह में है, पहला वाले में है और फोर्थ में है, यानी हमें दो ही ऑप्शन पे अब काम करना है। दो ऑप्शंस को हमने एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट कर दिया मतलब समाप्त कर दिया। अब ये पहला और फोर्थ ऑप्शन है, तो कौन सा हो जाएगा? तो समथिंग के बाद ये पहले तो यही वाला बन रहा है, सी वाला, तो सी पहले आएगा। तो सी पहले कहाँ पे है? यहाँ पे है, CABD, यानी फोर्थ वाला हमारा आंसर सही हो गया। अब श्योर होने के लिए एक बार पढ़ लीजिए और अर्थ समझ लीजिए, क्योंकि हम सीरियसली काम करेंगे ना, एग्जाम का बात है। अगर हमने सही सही जवाब देना सीख लिया तो हमारी नौकरी हो जाएगी, हमारी जिंदगी बदल जाएगी।
तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं CABD को श्योर हो रहे हैं। कुछ है इसके अलावा, कुछ है दृष्टिकोण में, किसके दृष्टिकोण में, अंग्रेज लोग के दृष्टिकोण में कुछ है जो उनको महसूस कराता है। अब यहाँ पे सवाल हो रहा है, महसूस क्या कराता है, पूछिए सवाल, क्या महसूस कराता है। फील यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब हुआ ना, हाँ, तो ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या महसूस कराता है, तो नाउन और प्रोनाउन चाहिए। तो नाउन एक यहाँ पे है, तो ये हो गया ना, द होलनेस ऑफ अ थिंग, तो ये 3 हमें मिल गया। द होलनेस ऑफ अ थिंग एज द मियर सम ऑफ इट्स स्टेट्स, मतलब कुछ है उन लोगों के दिमाग में, दृष्टिकोण में अंग्रेजों के, जो उनको महसूस करता है, एक कोई चीज का संपूर्णता महसूस कराता है। और पूरे राज्य जो है ना, इंग्लिशमैन के जितने भी स्टेट्स होते हैं, उसमें वो एक मामूली चीज महसूस करता है कि वो भी एक मामूली चीज कुछ है। नियर लगाते हैं जब हम कोई चीज को तुच्छ या मामूली समझते हैं, और एट्रीब्यूट करते हैं फॉर द टाइम बिंग, और थोड़े समय के लिए वो स्टेट्स में वो एट्रीब्यूट करते हैं, मतलब उनका कोई योगदान रहता है। तो ये वाला एकदम मीनिंग परफेक्ट हो रहा है। तो हमने अर्थ बाद में समझा, लेकिन आंसर पहले ही निकाल लिया। आ रहा है समझ में? देखिए इसको जरा देखिए, आप खुद से यहाँ पे समझिए। अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ये सही है अपने जगह और ये वाला सही है। तो अंडर नॉर्मल कंडीशंस, ये वाला जो है एडवर्ब ऑफ क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। अब यहाँ पे हमें सब्जेक्ट ढूंढना भी बाकी है। अभी देखिए लास्ट में देखिए, इन पर्टिकुलर यहाँ लिखा हुआ है ना, विद अ स्माइल लिखा हुआ है, कोई क्लू नहीं मिल रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है और टू, तो ये हमें क्लू मिला कनेक्टर से, कंजंक्शन से, और हमारा क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम है, नाम से पता चला है कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए, यानी और के पहले जो रहेगा और के बाद भी वही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए और के पहले क्या है, अजोक, क्रैक अजोक, तो अजोक, जोक का मतलब नाउन हो गया, ये आगे भी हमें नाउन चाहिए। तो यहाँ पे एक क्लू मिल रहा है टू, तो ये इडियम होता है कि क्रैक अ जोक और टू, मतलब ऐसा कुछ हमें वर्ड खोजना है जो इसी तरह का कोई मीनिंग वाला हो। तो यहाँ टू है, तो टू के बाद क्या हो जाएगा, बिल्कुल, टू टॉक ऑफ नथिंग। टू टॉक ऑफ नथिंग मतलब जोक करना या निरर्थक बातें करना। टू टॉक ऑफ नथिंग मतलब ऐसी बातें जिसका कोई नथिंग, मतलब कोई रिजल्ट नहीं है। तो टू टॉक ऑफ नथिंग क्या है, एक इडियम है। तो ऐसे भी मीनिंग पता चल रहा था यहाँ पे, क्रैक अ जोक और टॉक ऑफ अ नथिंग, टू टॉक ऑफ अ नथिंग। तो जैसे ये एक पूरा का पूरा फ्रेज हो गया, ये एक फ्रेज हो गया, और सिमिलर तरह का मीनिंग कन्वे कर रहा है। तो हमको पक्का पता चल गया कि सी के बाद ए होगा, ये हम पक्का श्योर हो गए कि सी के बाद ए होगा। अब हमें ढूंढना है सी के बाद ए कहाँ कहाँ है, तो एक ही में है। तो अभी हमने अर्थ नहीं समझा, लेकिन आंसर हमने निकाल लिया कि ये वाला ही आंसर होगा और कोई नहीं होगा। अब हम अर्थ बाद में समझेंगे, अब अर्थ समझिए। अंडर नॉर्मल कंडीशंस, उसके बाद क्या लिखा है, कौन सा आंसर हुआ, बी, हाँ बी, बी देखिए, अंडर नॉर्मल कंडीशन ही वुड वेलकम अस विद स्माइल, मतलब सामान्य अवस्था में वह हम लोगों को स्वागत करेगा मुस्कुराहट के साथ, चाहे जो क्रैक करेगा या निरर्थक बातें करेगा, खास करके थोड़े समय के लिए। कितने समय के लिए, थोड़े समय के लिए, थोड़े समय के लिए बात करेगा। तो यहाँ देखिए फिर से एक क्लू मिला हुआ है, एंड है ना, तो एंड के पहले जो टाइम वाला एडवर्ब है, और यहाँ पे भी देखिए बाद में टाइम वाला है ना, देन थोड़े समय के लिए बात करेगा, उसके बाद वो अपना एक्चुअल बिजनेस के बारे में बात करेगा। शुरुआत में तो पहले मजाक करेगा, इधर उधर की बातें करेगा। तो ये कनेक्टर जो होते हैं, इससे भी हमें हेल्प मिल रहा है, और नाउन पहले आता है, बाद में प्रोनाउन आता है, ये भी पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। हाँ, तो अर्थ हम बाद में समझ रहे हैं और हम आंसर पहले लगा दे रहे हैं। इसका मतलब कि रीडिंग स्किल, चाहे आप पैसेज, क्लोस्टेस, ऑर्डरिंग, पैराजंबल कुछ भी बना रहे हैं किसी भी एग्जाम में, चाहे बैंक का हो या सीपीओ हो या सीजीएल हो,
हमें फोकस करना है, हम टीचर के पास इसलिए आते हैं कि कम समय में हमें वो सही आंसर हम निकाल सकें, यही पर्पस है ना। हाँ, तो हम पहले वही चीज समझेंगे, टाइम सेविंग वाला टेक्निक हमें समझना है। इसको आप खुद से बनाइए, बनाइए। अब यहाँ देखिए, ये भी फुल सेंटेंस है, ये फुल सेंटेंस है, फुल सेंटेंस है, फुल सेंटेंस है, ये भी फुल सेंटेंस है, ये भी फुल सेंटेंस है। तो यहाँ ट्रिक काम नहीं आएगा। यहाँ क्या काम आएगा, कल बताए थे, घटनाओं का क्रम देखना है कि पहले कौन सा होगा, बाद में कौन सा होगा, है ना। और थोड़ा सा मतलब ग्रामर तो हमेशा हेल्प करेगा ही। देखिए पहले क्या लिखा है, यह कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ही से शुरू हो रहा है, यहाँ भी ही से शुरू हो रहा है, यानी ये भी प्रोनाउन है ना, और ये भी प्रोनाउन है, और ये क्या है, नाउन है। ये क्या है, तो पहले, और ये भी देखिए, ये भी प्रोनाउन है। तो अब एकदम तस्वीर क्लियर हो गया कि पहले नाउन आएगा तो पहले सी आएगा ना। तो अब ढूंढिए पहले सी कहाँ पे है, सेकेंड में है। तो हमने पूरा नहीं पढ़ा, अर्थ नहीं समझा, लेकिन आंसर हमें मिल गया, ठीक है। तो नाउन प्रोनाउन, अब ये पढ़ लीजिए। अब ये जो सी वाला है ना, ये वाला पढ़िए, CDBA, यानी कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है। एक हेल्दी व्यक्ति अपना काम अच्छे से कर सकता है, फिर वह मेडिकल कॉलम पढ़ सकता है न्यूज़पेपर में, और वॉचेस टेलीविजन प्रोग्राम देख सकता है। उसके बाद बी है, वह बहुत ज्यादा हेल्थ के बारे में बात नहीं करता है, बल्कि वह अपने स्वास्थ्य का यूज करता है काम करने के लिए। वह कल्पना में भी नहीं सोचता है बीमार होने की। समझ गए, ऐसे भी बन रहा है, ही डज नॉट टॉक अबाउट हिज हेल्थ, वह स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं करता है, बल्कि उसका यूज करता है काम करने के लिए। वो सपनों में भी नहीं सोचेगा इसके बारे में। आंसर मिल रहा है ना। चलिए इसको बनाइए। चारों में से अब देखना है कि कौन सा ओपनिंग सेंटेंस होगा। इनवाइटिंग कोटेशंस फॉर परचेज ऑफ गुड्स इज अ गुड प्रैक्टिस। ये कह रहा है कि कोटेशन पहले मंगवा लेना है, कोई सामान खरीदने के पहले कोटेशन मंगवा लीजिए 2-4-5 दुकान से, ये अच्छी आदत होगी। इससे क्या फायदा होगा, अब इससे लॉजिकल कनेक्शन ढूंढिए। तो अगर कोटेशन मंगा लेंगे सामान खरीदने के पहले तो क्या फायदा होगा। तो यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे तरीका बता रहा है कि ऐसा करेंगे तो कॉम्पिटिटिव रेट हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। किसी ने कोई सामान का 4000 कोट किया है, किसी ने 3800, किसी ने 3700, तो हम आराम से फाइनलाइज कर सकते हैं ना कॉम्पिटिटिव रेट। तो ए के बाद डी का जो है लॉजिकल कनेक्शन हो रहा है कि नहीं। ए के बाद डी कहाँ पे है, सेकेंड में है, फिर बी हो जाएगा। और उसी प्रकार करप्शन जो है उसको भी रोका जा सकता है। और ये हेंस जो है, हेंस देयरफॉर सो, ये जो है ये कहाँ पे आता है, लास्ट में आता है ना। तो इस तरह से हम पूरा डबल श्योर होके हम इसको एक मार्क्स को प्राप्त कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए, इसको बनाइए। ये भी देखिए पूरा सेंटेंस है, और यहाँ पे स्टार्टिंग वाला सेंटेंस लिखा हुआ है, एंडिंग वाला लिखा हुआ है। मासेस का मतलब भीड़ होता है। जो बड़े लोग होते हैं वो निर्देश दे सकते हैं भीड़ को अपने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और विल से। अब यहाँ पे चर्चा हुआ है गांधी जी का, यहाँ पे ही का चर्चा हुआ है, तो ही तो आएगा नहीं, इसको हटा दीजिए। द वेज एंड मेथड्स ही चूज, यहाँ भी ही का चर्चा हुआ है, तो ये दोनों तो आएगा नहीं, बी और सी।
अब ए और डी में देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे जनरलाइज किया है कि जो बड़े लोग होते हैं भीड़ को डायरेक्ट करते हैं अपने एकदम दृढ़ इच्छा शक्ति और विल पावर से, और इसका परफेक्ट एग्जाम्पल महात्मा गांधी हैं। ठीक है ना। अब महात्मा गांधी का चर्चा हो गया, यानी कि डी से शुरू होगा हमारा वाक्य, DBCA। अब हम डायरेक्ट पहुंच गए कि सेकेंड वाला ऑप्शन पे हमारा 90% चांस है, तो हम आगे देख लेंगे। अब डी के बाद बी में बढ़िए, डी के बाद बी, तो परफेक्ट एग्जाम्पल है क्योंकि वो खुद ही जिम्मेवारी लेते थे, जिम्मेवारी लिए थे कि भारत के जो सैकल्स है, जंजीर है, उसको तोड़ने का। अब बी के बाद सी हो जाएगा, द वेज एंड मेथड्स ही चूज। जो रास्ता उन्होंने अपनाया था वो वायलेंस और हार्शनेस का रास्ता नहीं था, तो क्या रास्ता था? तो उन्होंने बताया कि बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट था सत्याग्रह का, वो भारत के लिए नया नहीं था। और ये सत्याग्रह जो किए थे ना, इसके साथ, सत्याग्रह के साथ अब ये पूरा कहानी बन गया। तो हम, हमारा लॉजिकल माइंड भी कह रहा है कि लॉजिकल रिलेशन बन रहा है उस ऑप्शन के अनुसार, और डी तो शुरू होगा, इसके लिए भी हम श्योर थे, तो डबल श्योर होके हमने बना दिया। क्यों दीपक जी? अब जरा इसको बनाइए। क्लू ढूंढिए, क्लू ढूंढना है, किसी भी तरीके से ढूंढना है आपको। थोड़ा बहुत दिमाग में आ रहा है योगिता? कॉन्फिडेंस से नहीं बोल रही है। अमरजीत कौर मैम जबरदस्ती बोल रही है बेचारी उनको तो प्रेम है ग्रामर से, और ये अच्छी बात है, ग्रामर ही अल्टीमेटली हेल्प करता है। आपको एकदम खुश कर देंगे, ग्रामर खूब पढ़ाएंगे आपको। का नाम चला तो मतलब सब लोग अपना अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए पहले। देखिए शुरुआत में क्या लिखा है, बायोगैस मिक्सचर है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, और बाकी कुछ और भी गैस होते हैं, है ना। अब फिर बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड बाय एन एरोबिक डिग्रेडेशन। बायोगैस कैसे प्रोड्यूस होता है? एनॉर्बिक डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल वेस्ट। अब ये देखिए, जब भी कोई पैराग्राफ में कोई ऐसा टर्म मिले जो टर्मोलॉजी है कुछ खास अलग सब्जेक्ट का, ये टर्मोलॉजी तो हम नॉर्मल इंसान नहीं बात करता है, नहीं करता ना, तो राइटर हमेशा कोशिश करेगा कि ऐसे टर्म जब भी वो बोलेगा या ऐसा आइडिया जब भी बोलेगा, वो लो फ्रीक्वेंसी के जो वर्ड होते हैं, लो फ्रीक्वेंसी वाले जो वर्ड होते हैं, जो कम यूज किए जाते हैं, वो किसी खास सब्जेक्ट में यूज किए जाते हैं, उसको वो डिफाइन भी करेगा। तो ऐसे किसी को क्या पता चलेगा कि बायोगैस जो प्रोड्यूस होता है एन एरोबिक डिग्रेडेशन जो होता है एनिमल वेस्ट का, प्लांट वेस्ट का, और वो पानी के उपस्थिति में सड़ाया गलाया जाता है, फिर वो प्रोड्यूस होता है। तो एन एरोबिक डिग्रेडेशन के बारे में कहीं डिफाइन किया गया है? तो इतना क्लियर है ना कि ये पहले डिफाइन किया जाएगा कि पहले इंट्रोड्यूस किया जाएगा? नहीं, पहले टर्म आएगा फिर डिफाइन करेगा ना। ये पहले टर्म आया, पहला बार टर्म आया, और ये एनॉर्बिक डिग्रेडेशन। जैसे हम साइंस की बात करेंगे तो हम पहले बोल रहे हैं साइंस इज अ वंडरफुल थिंग। अब साइंस क्या है, या कोई भी हम टर्म अगर हम ऐसा बोल रहे हैं तो उस टर्म को हम डिफाइन बाद में करेंगे, पहले बताएंगे फिर उसको डिफाइन करेंगे ना। हाँ, पहले लिखेंगे उस टर्म को, उस टर्म से पहले फेमिलियर कराएंगे फिर डिफाइन करेंगे। तो राइटर वही अप्रोच हमेशा करेगा। तो एन एरोबिक डिग्रेडेशन के बारे में यहाँ समझाया है कि एन एरोबिक डिग्रेडेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच इज डन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ऐसे इससे गैस तैयार किया जाता है। तो ये टर्म पहले आया, यहाँ पे
इसको डिफाइन किया गया है, यानी ए के बाद जो पेयर हमारा बन रहा है सी का बन रहा है। तो ए के बाद सी जरा ढूंढिए कहाँ पे है। ए के बाद सी पहला में नहीं है, दूसरा में है, और एक जगह और है, तीसरा में भी है। पहला में है और तीसरा ऑप्शन, दो ऑप्शन में है ना। हमने तो अभी बस ए पेयर बनाया है ना कि इसके बाद ए होगा, ये हमने क्लियर कर लिया। लेकिन ये हमें कहाँ पता है कि ये शुरू में ही आएगा, हो सकता है इनमें से कोई शुरू में आए। अब ये तो रिजल्ट है, तो रिजल्ट तो शुरू में नहीं आएगा ना, रिजल्ट तो शुरू में आएगा नहीं। समझ गए कि नहीं? दस नहीं आ सकता है, मतलब ये शुरू में नहीं आएगा, मतलब सी से शुरू नहीं होगा। सी से शुरू है एक है शुरू, लेकिन वहां पे वो ऑप्शन नहीं है, तो वो वाला ऑप्शन खत्म हो गया। तो हमारा ए सी के बाद फिर ये वाला हो रहा है कि बायोगैस इज नॉन पॉल्यूटिंग क्लीन एंड लो कॉस्ट फ्यूल, इट इज मोस्टली। अब यहाँ पे बायोगैस की बात हो रही है, यहाँ पे फिर नाउन के बाद प्रोनाउन है। इट इज मोस्टली यूज्ड इन रूरल एरियाज वेयर एम्पल एनिमल, एम्पल मतलब अत्यधिक, एम्पल एनिमल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट इज अवेलेबल। बायोगैस एलिमिनेट्स द रिस्क ऑफ हेल्थ हजार्ड ऑफर्ड बाय द अदर फ्यूल, जो दूसरे फ्यूल से जो होता है वो नहीं होता है। तो इस तरह से हमने इसका बनाया। इसको देखिए, आराम से सोचिए, बनाइए। इसी पैटर्न पे कल से हम लोग थोड़ा सा कुछ अलग क्लोज टेस्ट के बारे में ट्रिक सीखते हैं। ठीक है ना बाबू दीपक? उसको भी बिना अर्थ समझे देखते हैं, बनाने का कोशिश करेंगे सब। सब लोग बना लीजिए। बोलिए योगिता, क्या समझ में आया? ये तो पूरा सेंटेंस नहीं है, तो इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए ये वाला तो अपनी जगह पे एकदम स्टैटिक है कि टाइम हैज मेड द फेस। टाइम सब्जेक्ट हुआ, हैज हेल्पिंग वर्ब, मेड हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, ये ऑब्जेक्ट है। टाइम बनाया है फेस, किसका फेस? ये अधूरा है ना ऑब्जेक्ट, किसका फेस? किसका? अब पोजीशन खोजने के लिए ऑफ से खोजना पड़ेगा ना, किसका फेस? ऑफ माय कंट्री। हाँ, तो यहाँ पे किसका, यहाँ सवाल हम कर रहे हैं, तो यहाँ ऑफ माय कंट्री मतलब समय ने हमारे देश के फेस को, तस्वीर को स्टार्क कर दिया है, कठोर कर दिया है, शर्मिंदा कर दिया है, उदास कर दिया है। तो ये यहां से ये वाला बन गया ना, तो हम श्योर हो गए कि इसके बाद ये फेस एंड इट रिमेन्स हो, ऐसा तो बनेगा नहीं, ये इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। दैट इट इज बीइंग पुट ऑन, इज बीइंग पुट ऑन, क्या पुट किया जा रहा है? लिपस्टिक, इन स्पाइट ऑफ। इसके बाद ये वाला आ रहा है, तो आप डी से खोजिए, वहां पे कौन सा शुरू हो रहा है डी से? तो हमने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, हम तो पढ़ाने के हिसाब से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में बनाने में पलक का मतलब आई ब्लिंक करेगा और आंसर मिल जाएगा, इतना ही समझ। देखिए जनरली मतलब क्या होता है ना कि एकदम क्लियर आंसर वहां पे दिया हुआ रहता है। अगर तीन बिल्कुल एक जैसा है तब अगला स्टेप में क्लियर होगा, और अगर हो सकता है लास्ट तक फाइनल करें, लेकिन नॉर्मली आपके एसएससी वाले कोई भी एग्जाम में आंसर बिल्कुल एकदम साफ साफ लिखा रहता है, इसमें बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत होती ही नहीं है, साफ दिखता है। ऐसे अब यहाँ पढ़ लीजिए ना, फिर हम तो बोल रहे हैं ना कि पूरा श्योर हो लीजिए। जैसे तीसरा ऑप्शन है DACB, अब DACB को पढ़िए, डी से शुरू हो रहा है। ऑफ माई कंट्री स्टार्ट चेस्ट एंड सैड, ठीक है। इसके बाद ए, और ये अभी तक ऐसा ही है और ऐसा ही रहता है। फिर सी देखिए, इन स्पाइट ऑफ द लिपस्टिक, लिपस्टिक जो रखा जाता है किस पे? फेस पर। तो इसके बाद ये वाला आ रहा है ना, लिपस्टिक क्या रखा जा रहा है, यहाँ पे पैसिव में बनाया गया है, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा ना, तो सी के बाद बी हो गया, बिल्कुल है। अब यहाँ पे देखिए
बाय किसके द्वारा रखा जाता है? इज बीइंग पुट, पैसिव में बनाया हुआ है, बाय द हैंड ऑफ द स्पिरिचुअल हाफ कास्ट। हाफ कास्ट किसको कहते हैं? हाफ कास्ट का मतलब कास्ट तो होता है एक संपूर्ण जाति, और हाफ कास्ट का मतलब जैसे आधा आप वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित हैं और आधा आप यहाँ पे मतलब इंडियन ट्रेडिशन से प्रभावित हैं। ना आप कंप्लीटली मॉडर्न हैं और ना ही कंप्लीटली आप ट्रेडिशनल हैं। यह हाफ कास्ट हम उसको भी कहेंगे कि पिता अलग कास्ट से है और माता जी अलग कास्ट से हैं, संकर वर्ण है, तो उसको भी हम हाफ कास्ट बोलते हैं। सही है? क्लियर हो गया ना? अच्छा, इसका मतलब ये जैसे बोलते हैं सर एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन का मतलब ही कह सकते हैं कि अंग्रेज है जो इंडियन हो गया, मतलब दो डिफरेंट ट्रेडिशन डिफरेंट कल्चर के लोगों के लिए होता है, वो भी कह सकते हैं। कोई भी जो मतलब एक विशुद्ध रूप से नहीं है, उसमें किसी और चीज का प्रभाव है। कई वे में इसको ले जा सकते हैं। देखिए ये वाला अपनी जगह स्टैटिक है, ये भी अपना स्टैटिक है, बाकी को आपको सही करना है। पढ़ के बनाइए। फर्स्ट ये आएगा सी, दिस वाज डग इन 1900 BC। फैमिलियर सर्कल ऑफ जिएंट स्टोन वाज। देखिए स्टोनहेंज इज अ हिस्टोरिक साइट इन साउदर्न इंग्लैंड, ठीक है ना? और यहाँ लिखा है दीज स्टोन्स वेग्ड अबाउट 26 टन ईच, यानी हर एक स्टोन का जो वजन था वो कितना था? 26 टन का था। दीज स्टोन्स, ये प्रोनाउन का यूज हुआ है, दीज स्टोन्स। तो पहले तो चर्चा होगा ना, स्टोन्स देखिए लास्ट में कहाँ पे लिखा हुआ है? ये दीज तो तब आएगा ना पहले जब चर्चा होगा। दीज स्टोन्स मतलब पहले चर्चा हुआ है, कौन सा स्टोन्स? तो यहाँ लिखा हुआ है जियांट स्टोन्स, है ना? जियांट स्टोन्स और यहाँ पे हो रहा है, तो डी लास्ट में आएगा। इतना हमने क्लू तुरंत पकड़ लिया। तो देखिए तो डी लास्ट में कहाँ पे है? तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो गया। अर्थ हमने नहीं समझा। हमारी जो नजरें हैं, जब हम क्लोज टेस्ट या पारा जंबल करते हैं तो हमारी नजरें बहुत तेजी से ढूंढती है क्लू को, कि कोई ऐसा सुराग मिले जिससे हम मैंडेटरी पेयर बना लें कि ये वाला जो है इसके बाद ये होगा, ये तो पक्का है। फिर उसके बाद हम सीधा ऑप्शन पे जाते हैं, ऑप्शन मिल गया और बाकी कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, हम बिल्कुल मतलब श्योर हो गए। लेकिन फिर भी एग्जाम की बात है, गंभीरता रहना चाहिए। डबल श्योर होने के लिए हम फिर अर्थ को भी पढ़ लेंगे बाद में, और आंसर तो हमें बिना अर्थ पढ़े ही मिल जा रहा है कि नहीं? यहाँ लिखा हुआ था ना दीज स्टोन्स बेक्ड, मतलब कौन से स्टोन्स? पहले चर्चा हुआ होगा, तो यहाँ पे नहीं था, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो हमें पता चल गया कि ये तीसरा आंसर जो है वो वाला सही है, ABCD। मतलब ये जंबल नहीं है, एप्पल पाई ऑर्डर में है। तो अब यहाँ पे पढ़िए कि स्टोनहेंज इज ए हिस्टोरिक साइट इन साउदर्न इंग्लैंड। इट इज ए रिलीजियस श्राइन, धार्मिक स्थल है। एट फर्स्ट देयर वाज ओनली अ सर्कुलर माउंट। पहले शुरुआत में वो सर्कुलर माउंट था। माउंट का मतलब क्या था? टीला, जैसे माउंटेन होता है ना, जी हाँ, तो उसी तरह से छोटा जो टीला होता है उसको माउंट बोलते हैं। तो शुरुआत में माउंट था, और ये 1920 में पहला ये देखिए सीक्वेंस, पहले फर्स्ट में क्या था वो बताया, फिर बाद में 1920 में इसको खोदा गया, और इसी तरह की फेमिलियर सर्कल टाइप का गोल गोल बड़ा बड़ा पत्थर जो है 400 साल बाद में जमा किया गया, और ये पत्थर जो है 26-26 टन का होता था। तो ऐसे भी पता चल रहा है ना? एट फर्स्ट लिखा है। अब जैसे फर्स्टली, सेकेंडली ऐसे करके लिखा रहे, एट फर्स्ट लिखे, फर्स्ट ऑफ ऑल है, तब तो वही पहले आएगा ना। ये एक हिस्टोरिकल साइट था, इसको फिर इट से डिनोट किया कि एक सराइन है। शुरुआत में ये सर्कुलर माउंट की तरह था, गोलाकार टीला था। 1920 में इसको खोदा गया, एक्सकैवेट किया गया, और उसी तरह का जो गोलाकार जो पत्थर जो है वो वहां पे 400 साल के बाद में रखा गया। तो ये बाद में रखा गया, इतना में हुआ, सबसे पहले हुआ, तो ये क्या है? सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स।
क्या पता चल रहा है? ऑफ इवेंट्स, घटनाएं कैसे हैं वो सब बता रहा है, लेकिन हमने तुरंत यहाँ पे देख के इसको पकड़ लिया। हाँ देखिए, बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, ड्रिजलिंग। यस सर। बनाया? बताइए इसमें शुरुआत कौन सा हो रहा है, कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा? बट से तो शुरू नहीं होता ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू नहीं होता है। फैक्ट हमें ग्रामर बताता है ना, हाँ इससे तो शुरू होगा ही नहीं। अब यहाँ ड्यू टू दिस मतलब किसके कारण और क्या, इंट्रोडक्शन पहले ढूंढना है। तो यहाँ पे लिखा है सोशल रिफॉर्म्स, यानी सामाजिक सुधार ने बहुत सारे समाज में चेंज लाया है ना। तो ये सोशल रिफॉर्म्स के बारे में बात हो रहा है, ये शुरुआत में होगा। बी से शुरू होने वाला कितना है? 2 है, यानी पहला और तीसरा, यही 2 ऑप्शन में से हमें देखना है। तो सोशल रिफॉर्म्स है ब्राउट इन सिग्निफिकेंट चेंज इन सोसाइटी, तो ये पहला वाला देखिए। बी के बाद ये देखिए, ड्यू टू दिस सोशल अप्रोचेस टू हैव चेंज अ लॉट। अच्छा तीसरा का देखिए, बी के बाद अच्छा दोनों में ए है, तो दोनों में ए है तो हमको ऐसे ही पता चल गया कि बी के बाद ए ही होगा, है ना? है ना? दीपक अभी पूछ रहे थे ना कि 2 ऑप्शन अगर एक जैसा हो या 3 ऑप्शन एक जैसा हो, तो उसमें 2 तो एक ही सेम ही था, बी से के बाद ए, तो ए तक हमें मेहनत नहीं करना था। अब ड्यू टू दिस सोशल अप्रोचेस टू हैव चेंज द लॉट, अब उसके बाद हो रहा है बी। देखिए, वी आर नाउ विटनेसिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑन लार्ज स्केल, हम लोग अब गवाह बन रहे, बहुत बड़े बड़े बदलाव देख रहे हैं। लेकिन ये फाइनल इस बात को कट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों में से तो पहले कौन आएगा? ये तो आएगा ही नहीं, पहले ये आएगा, ये बीच में ही आता है। लेकिन बदलाव बहुत हो रहा है, लेकिन यहाँ बता रहा है कि ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना अभी भी बाकी है ना, बहुत सदियों के बाद बाकी है। तो डी हो रहा है, यानी कि हम बना रहे हैं तो बन रहा है बी ए डी सी, यानी तीसरा आंसर हमारा मिल गया। ठीक है, बोलिए, पढ़ लीजिए। लास्ट में आएगा क्या? बट ये लास्ट में ही बनाएगा ना, इसी इन्हीं दोनों को जोड़ रहा है ना। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना ये वाला, और ये निगेटिव स्टेटमेंट है। तो जब भी जोड़ेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव को जोड़ता है ना, एक तरह की चीज को तो जोड़ेगा नहीं। तो इधर कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है बड़े स्तर पे, बड़े स्तर पे हुआ है, पॉजिटिव बात। लेकिन यहाँ कह रहा है कि कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन अभी होना बाकी है, सदियों बीत गए उसके बाद भी। तो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, तो ये इन दोनों को जोड़ रहा है, तो 2 को जोड़ रहा है, तो इन दोनों में ये बीच में आता है, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट है, एंड है, और है, नॉर है, ये सब कभी भी, या सो है, देयरफॉर, दैट्स व्हाई, ये सब शुरू में नहीं आता है ना। जैसे हमने पढ़ा कि नाउन और प्रोनाउन दोनों अगर दिया हुआ है तो पहले नाउन आएगा फिर प्रोनाउन है, और नाउन दिया हुआ ही नहीं है तब तो यहां जाना ही पड़ेगा ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड तो यूज करना ही पड़ेगा। हम पढ़ाई क्यों करते हैं? इसका पर्पस है कि हमारा सोचने का दायरा बढ़े, लॉजिकल रीजनिंग हमारा बढ़े, क्रिटिकल थिंकिंग हमारा बढ़े। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं रट के पढ़ेंगे तो हमारा दिमाग सोचने का क्षमता खत्म हो जाएगा। हाँ, पढ़ने का उद्देश्य होता है कि हमारा माइंड जो है ना वो ब्रॉड हो, उसको ब्रोडन करना, यही पर्पस होता है पढ़ाई का। समझ रहे हैं कि नहीं? अब हमने पढ़ लिया कि पहले नाउन आता है प्रोनाउन आता है, और उसमें कहीं पे भी नाउन है ही नहीं, प्रोनाउन से ही शुरू किया है, तो वहीं पे जाएंगे। चलिए इसको बनाइए। इसमें भी घटनाओं का सीक्वेंस देखना है, ये फाइनल है, इसको बना लीजिए, देखते हैं सब सही बनाते हैं कि नहीं। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी नाउन नहीं है, नहीं है ना, प्रोनाउन ही वी लिखा है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, इसी के हिसाब से काम करेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि हमने लोगों ने नहाने का सोचा हॉट वाटर में, ये कह रहा है कि हम लोग को बड़ा आश्चर्य हुआ,
कि ये कहाँ से आ रहा है, चिमनी से आ रहा है कि कोई घर जल रहा है। अब यहाँ लिख रहा है कि वी saw in the distance a great column of smoke. When we got near we saw. तो यहाँ पे शुरुआत क्या हो रहा है, हमने कुछ देखा पहले, हमने देखा पहले हमने देखा कि दूर से कहीं, हमने देखा कि दूर से कहीं बहुत बड़ा कॉलम ऑफ स्मोक, यानी धुएं का बहुत बड़ा गुब्बार उठा है, यही देखा ना। तो ये वाला हमने देखा। उसके बाद क्या किया, दिमाग में ये आया होगा बात कि हम लोग को बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि क्या है भाई, ये कोई घर के चिमनी से आ रहा है कि कोई घर ही जल रहा है। तो इसके बाद ये वाला हो रहा है ना। फिर उसके बाद हम वहां पे पहुंचे, जब हम लोग उसके नजदीक पहुंचे तो हम लोग देखे कि ये तो स्टीम था, और स्टीम जो है ना, मतलब गर्म जो भाप होता है, ये भाप है जो उठ रहा था कहाँ से, एक गर्म झरना था, वहां से स्टीम उठ रहा था, स्मोक नहीं था। क्या था, स्टीम था, वो गर्म पानी का झरना था। तो जब गर्म पानी का झरना जब देखे होंगे, उसके बाद ही तो ख्याल आया होगा ना कि नहा लेते हैं हॉट वाटर में। तो ये वाला चौथा हुआ। तो इसमें क्या हुआ, सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स। समझ रहे हैं कि नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे समझना है, कॉम्प्रिहेंशन है कि हम लोगों ने दूर से धुआं उठता हुआ देखा, हम समझ नहीं पाए कि चिमनी से आ रहा था कि घर जल रहा था, लेकिन जब नजदीक गए तो देखे कि ये धुआं नहीं है, ये स्टीम है, बाष्प है जो हॉट वाटर स्प्रिंग से निकल रहा है। जब ये हमको पता चल गया गर्म जल का झरना है, तब हमने सोचा कि नहा लिया जाए।